आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे कोविड के आने के बाद से एजुकेशन मुश्किल हो गया है। वैसे भी जो जिस तरह से सोसाइटी का ट्रेंड चल रहा है, उसमें अफ़ोर्डेबल एजुकेशन ज़रा कम ही हो रहा है, जिसकी वजह से कम बच्चे पढ़ पा रहे हैं। हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में एक ऐसा इत्तेहादी इदारा मौजूद है जिसे नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस कहते हैं। ये इदारा एजुकेशन से मुताल्लिक जो प्रॉब्लम्स है, जो रुकावटें हैं, उसके मुताल्लिक सॉल्यूशंस ढूँढने में लगा हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ये किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है। नीसा यानी कि नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब कुलभूषण शर्मा से। कुलभूषण शर्मा साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू अमजद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, नाज़रीन, मैं ये भी कहता चलूँ कि कुलभूषण शर्मा साहब बहुत मसरूफ़ इंसान हैं। दिल्ली में हालाँकि इनका हेडक्वार्टर है, मगर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये विज़िट करते रहते हैं और वहाँ के हालात से आगाही हासिल करते हैं और साथ ही साथ वो मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। फ़िलवक़्त कुलभूषण साहब हरियाणा में मौजूद हैं और हरियाणा से हमसे जुड़े हैं। कुलभूषण साहब, आपके ऑर्गेनाइज़ेशन, आपका जो अलायंस है, उसकी एक्टिविटी के ताल्लुक से बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और क्या मकसद उसका है? अमजद साहब, ये 2011 में हमने इस संगठन के बारे में सोचना शुरू किया और इस जी, संगठन की नींव रखनी शुरू की। जी, और इसका जो मेन मकसद था, जब राइट टू एजुकेशन आया तो उसके बाद हमें महसूस हुआ कि केंद्र में जो है एक बहुत बड़े संगठन की ज़रूरत है। तो वहाँ हुँ, से ये सोच शुरू हुई और धीरे-धीरे बढ़ती हुई। ये कुछ लोगों की एक सोच के बाद ये आज एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले चुकी है। आज 75,000 के करीब स्कूल नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के मेंबर हैं, जिसमें 22 प्रदेशों के संगठन इसमें इसके सदस्य हैं और 56 प्रदेश एसोसिएशन इसकी मेंबर्स हैं। नीसा में प्रदेश एसोसिएशंस को या एसोसिएशंस को मेंबर बनाया जाता है। तो इस प्रकार इसकी सोच आरटीई के बाद जो है उसने जन्म लिया कि केंद्र से जो नीतियां आती हैं, तो देश में इस समय जो नीसा एक बजट प्राइवेट स्कूलों का हुँ, अलायंस है। तो हमने ये उसमें महसूस किया कि देश में जो 96.4% स्कूल जो है वो बजट स्कूल्स हैं, और जो नीतियां केंद्र से आती हैं उसके बाद स्टेट उनमें नीतियां बनाता है, तो उसमें कहीं भी स्कूल्स को इन बजट प्राइवेट स्कूलों की पैरवी करने का कोई संगठन नहीं था। तो उस सोच के बाद इस संगठन को तैयार किया गया और आज ये एक बहुत बड़े संगठन के रूप में है, जो एडवोकेसी भी करता है बजट प्राइवेट स्कूल, और बजट प्राइवेट स्कूल में कैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जाए उस पर भी काम ये संगठन करता है। जी। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि क्वालिटी भी दें और फिर वो इकोनॉमी में भी हो। तो बिल्कुल तो अमजद साहब, तो ये किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है? क्या मॉडल आप अपनाए हैं? अमजद साहब देखिए, जो हमारा सेक्टर था ये टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। हुँ, अब ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। 5 लाख के करीब स्कूल्स इंडिया में है। हुँ, और अभी जो हम जिनको जोड़ पाए हैं 75, जैसे हमने कहा नीसा के साथ जुड़े हुए ऐसे कोएलिशन फॉर स्कूल एजुकेशन भी है, जिसपे मिलाकर हम लाख सवा लाख स्कूलों तक हमारी रीच पहुंची है, सवा लाख स्कूल। जी, जी, अगर ये 5 लाख स्कूल सिस्टम से ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, तो ये क्वालिटी के लिए भी बेहतर काम कर सकते हैं अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके। जैसे भारत को कहा जाता है कि ये संसाधनों का धनी देश है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का उपयोग जो है वो देश में नहीं हो पा रहा। हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी हुँ, प्रकार जो ये 5 लाख स्कूल अगर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो ये इतना बड़ा एक अचीवमेंट होगा, जिससे क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं जी, तो सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि वो इस सेक्टर को अनऑर्गेनाइज ना रहने दे। उसको अगर ये भय हो कि कोई सेक्टर ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो वो सरकार के लिए एक चैलेंज बन जाएगा, ऐसा नहीं। शिक्षा का राजनीति से कोई लिंक नहीं है। अगर ये सेक्टर ऑर्गेनाइज होता है और सरकार भी ऑर्गेनाइज इसको करने में मदद देती है,
तो ये देश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है और क्वालिटी एजुकेशन को आगे ले जाने में, क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति जैसे अब 2020 आई, अगर इसका सही इम्प्लीमेंटेशन करना है, कोई भी शिक्षा नीतियां आजकल जो है जमीनी धरातल पर उतना जो है सफल नहीं रही, उतने परिणाम क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर जिसमें 60 से 66% बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज ना हो, उसके पास कोई योजना ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, और सरकार उसको इग्नोर करके रखे, तो फिर शिक्षा नीति के परिणाम कैसे आ सकते हैं? अगर शिक्षा नीति के सही परिणाम लेने हैं तो इस और सेक्टर को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा अपने स्तर पर, अपने देश के भले के लिए, अपने देश के बच्चों के भले के लिए, शिक्षा के भले के लिए, टीचर्स के भले के लिए, सभी का भला है इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में और होने में। तो ये बहुत ही सिंपल, अगर जब हम ऑर्गेनाइज होने शुरू हुए तो हमने बड़े सरल तरीके से क्वालिटी एजुकेशन पर भी काम करना, क्योंकि हमारे अंदर ही मैंने कहा संसाधन बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो योजनाएं जो हैं उनके पास हैं, और हमने मिलकर उन सब लोगों को जैसे नवरत्नों को इकट्ठा किया और उन नवरत्नों का इस्तेमाल क्वालिटी एजुकेशन को फैलाने के लिए उन्हीं के दिमाग का मुफ्त में उपयोग निशा ने किया। तो संसाधन हमारे पास है, उसका उपयोग करने का काम निशा ने किया। तो ये एक बहुत सरल है, अगर इस पे और ढंग से काम हुआ तो हम उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने की और योजनाएं बना रहे, तो उसका देश को और देश के बच्चों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसे मेरी सोच है और मेरा मानना है, और हमारे संगठन की भी यही सोच है। ठीक है। स्कूल्स को आपने बताया इतने बहुत सारे स्कूल जो है अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में अपने आप को शामिल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें संगठन को मानना पड़ेगा कि हमें संगठित होना है। तो सब जगह पर हमारे संगठन बने हुए हैं, कहीं पर छोटे, कहीं पर बड़े, तो हर स्कूल उस संगठन का हिस्सा बने और संगठन में भी अपनी जाकर योजना जो है वहां पर वो भी संगठन में बात करे कि हमें क्वालिटी एजुकेशन में काम करना है। फिर उन संगठनों को हम नीसा के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर वो संगठन सारे नीसा के साथ जुड़ रहे हैं तो नीसा के पास एक प्लानिंग है, नीसा के पास अपना क्वालिटी चार्टर है, नीसा के पास अपने क्वालिटी प्रोग्राम्स है। तो वो छोटे छोटे संगठन जब नीसा के साथ, जैसे नदियां मिलकर जब समुद्र में मिलती हैं तो बहुत विशाल हो जाती हैं, इसी प्रकार ये छोटी छोटी एसोसिएशंस, जो स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन अगर नीसा में शामिल होती हैं तो एक समुद्र का बेनिफिट उनको जो है मिलेगा, जहां से क्वालिटी प्रोग्राम्स भी उनके साथ जुड़ेंगे और उनके हकों की एडवोकेसी भी प्रॉपर तरीके से होगी, उनका जो है टाइम भी उतना वेस्ट नहीं होगा, और गवर्नमेंट को भी हम सशक्त तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, जिससे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ी अव्यवस्था है या नियमों में विसंगतियां हैं वो दूर होंगी, तो उससे देश को एक अच्छा शिक्षा के प्रति प्रशस्त होने का रास्ता मिलेगा। अच्छा। तो आज आपने जिस तरह से बताया कि निशा का एक प्रोग्राम है, एक मॉडल है, तो ये प्रोग्राम या मॉडल के थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स आप बता सकेंगे? बिल्कुल, देखिए निशा का अपना एक क्वालिटी चार्टर है। देश में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, तो वो भी स्कूल की क्वालिटी को जैसे एसेस करना, आज तक हमारे जो बजट स्कूल्स हैं वो चलते जा रहे हैं। कभी उन्होंने कभी असेसमेंट नहीं कराई, अगर असेसमेंट उनको पता नहीं है कि असेसमेंट कैसे कराई जाती है, तो निशा का अपना प्रोग्राम है। वो स्कूलों की पहले क्वालिटी को असेस करता है, जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए असेस करता है, तो उससे उसको पता लग जाता है कि मेरे यहाँ पर प्लस पॉइंट है या माइनस। तो हमारे क्वालिटी चार्टर से हम अपने स्कूल को, किसी भी स्कूल को असेस कर सकते हैं कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ उसकी वीकनेस है। तो जहां पर उसकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हमारे पास स्कूल डेवलपमेंट प्लान है। हम उस स्कूल को वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान देते हैं ताकि वो अपनी उस वीकनेस को दूर करे, जिससे स्कूल की क्वालिटी इंप्रूव हो और देश के उसको स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। हमारा मानना है कि बच्चे का हक राइट टू एजुकेशन नहीं है। राइट टू एजुकेशन तो जब से देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल में तो शिक्षा जो है अमजद भाई बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है जो कहने को है, तो वहां पर वो उसको राइट मिल ही रहा है। उसका राइट है गुणात्मक एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन का, सिर्फ एजुकेशन का नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। तो ये क्वालिटी चार्टर के थ्रू हम क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने का और बच्चे को
क्वालिटी एजुकेशन देने का एक तो काम करते हैं। दूसरा हमारा एक कार्यक्रम है इंग्लिश बोलो प्रोग्राम। जी। इंग्लिश बोलो प्रोग्राम, बोलो इंग्लिश इंग्लिश। प्रोग्राम। आज के समय में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हम्म। बहुत सारे क्षेत्रों में बच्चे इंग्लिश भाषा से भी पिछड़ रहे हैं, खासकर नॉर्थ एरियाज में। तो हम्म। हम फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे इंग्लिश में भी बेहतर हों। और फिर हम अपने स्कूलों को, जैसे आज टेक्नोलॉजी का युग है, आपने कोविड के अंदर देखा कि जिन स्कूल्स में टेक्नोलॉजी नहीं थी वो हम्म। ऑनलाइन एजुकेशन बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाए। तो हम अभी एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने सारे स्कूल्स को फ्री डिजिटल करने जा रहे हैं, जिसका खर्चा लाखों रुपए में था। कि हम्म। नीसा के साथ जो भी स्कूल जुड़ेगा वो फ्री, उसका सारी टेक्नोलॉजी उसको जो है हम फ्री इक्विप्ड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ और डिजिटल करने जा रहे हैं। हम्म। चौथा हमारा एक प्रोग्राम और हमने चलाया हुआ है कि आपने देखा होगा देश के अंदर बच्चों को कैरियर के बारे में ज्यादा गाइडेंस नहीं रहती है, हम्म। और विशेषकर जो अभिभावक इकोनॉमिकली वीक हैं तो और जागरूक भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने बच्चों के बारे के कैरियर के बारे में उनको भी नहीं पता होता, और वो धन के अभाव में भी कैरियर काउंसलर भी जो है वो हायर नहीं कर पाते। तो हमने 6th ऑनवर्ड अपने सभी बच्चों को नीसा के स्कूल्स को फ्री कैरियर काउंसलिंग का एक इंटरनेशनल प्रोग्राम दे रहे हम्म। हैं, जिससे छठी क्लास से ही, 6th क्लास से ही बच्चों को ये पता लग सके और उनके अभिभावकों को कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, मर्चेंट नेवी की तरफ, एस्ट्रोनॉट की तरफ जाना चाहता है, डॉक्टर की तरफ जाना चाहता है। और दूसरा, आज हमें बहुत कम क्षेत्र, जैसे मैंने ही 5-7 क्षेत्र गिनाए, हमारे ज्ञान में ये रहता है डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ। ऐसे हजारों क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों के बारे में जानकारी भी नीसा फ्री देगा, और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता वो सारे रास्ते जो है फ्री कैरियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम भी नीसा अपने स्कूल्स के लिए फ्री प्रोवाइड करने जा रहा है। ऐसे ही हमारा एक और क्वेस्ट के साथ एक प्रोग्राम हम जारी करने जा रहे हैं। बच्चे जैसे होमवर्क करते हैं तो हम एक फ्री प्रोग्राम दे रहे हैं कि बच्चा होमवर्क करके अपने होमवर्क को डाउनलोड कर देगा एक हमारे सॉफ्टवेयर में, हम्म। और उस डेली रिपोर्ट जनरेट होकर ये आ जाएगी, टीचर को वो डिलीवर हो जाएगी कि इस स्टूडेंट को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, या जो इसने होमवर्क किया कहाँ इसको क्लैरिटी नहीं है, ताकि हम्म। सुबह जो है टीचर उसको वो क्लैरिटी करके उसकी जो है जो भ्रांतियां हैं वो दूर करके उसको एजुकेशन में परफेक्ट कर सके। जी। तो ऐसे और भी कई कार्यक्रम है जो नीसा फ्री ऑफ, ये सब कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देखिए। जी। तो बहुत बजट बढ़िया। स्कूल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नीसा इस पे जो है प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे हमारा एक एन रीड का भी प्रोग्राम है जो बहुत कम कॉस्ट पे है, जिसमें अच्छी अच्छी स्टोरीज के स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम बच्चों को जो जो पुरानी स्टोरीज जिसमें बहुत मॉरल वैल्यूज होती थी, पंचतंत्र की कहानियां, इंटरनेशनल कहानियां, उस पर आधारित भी हमारा एक प्रोग्राम है जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है। तो ऐसे हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम कॉस्ट के या मैक्सिमम फ्री बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम नीसा स्कूल्स को फ्री देते हैं, जिससे बच्चों की क्वालिटी इंप्रूव। जी। बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बताए हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, स्कूल्स को डिजिटल बनाना। तो क्या ये डिजिटल बनाने में आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज में इक्विपमेंट पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल्स को और क्या कर सकते हैं, हम्म। लेकिन इक्विपमेंट जैसे अभी हम मोबाइल या क्या कहते हैं लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अच्छा। लेकिन स्कूल्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ, तो जब आप क्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको 10-20% तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। अगर हम हर चीज के लिए मुफ्त की निगाह रखेंगे तो सही। पेरेंट्स हमें कहीं ना कहीं, तो अमजद भाई पैसा दे रहा है ना, तो उसी बिल्कुल। पैसे में से हम कुछ पैसा निकालें और वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में लगाएं। तो अगर हम्म। कोई 20% भी लगाएगा तो 80%, जैसे मैंने कहा कैरियर काउंसलिंग का एनईपी में इस पर बात की गई, हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। स्कूलों को डिजिटल करना, उनको ईआरपी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। उसके बाद होमवर्क आपका गया और उस पर वो चेक होकर कहाँ पर गलतियां हैं वो सारी फ्री आ गई। हम्म। इंग्लिश बोलो, आपको इंग्लिश टीचर नहीं रखना, वो फ्री आ गया। हमारी और भी कई योजनाएं हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज हम काम कर रहे हैं अभी, ये मतलब हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में है कि कहाँ कहाँ पर हम लगातार हमारे रिसर्च प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जी। कि कौन सी चीज हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी ऐसे स्कूल्स के लिए ला सकते हैं।
जैसे अब ठीक। हमने एक अलग भी चैप्टर शुरू किया, निशा का एक रिसर्च भी हमने शुरू किया हम्म। लर्निंग लॉस को लेकर। तो लर्निंग लॉस को हमने कम करने के लिए एक ब्रिजिंग कोर्स भी चलाया, जिसमें हमने 10,000 बच्चों को फ्री वर्कशीट्स भी दी। हम्म। ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आते हैं, और भी प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन पूरी कायाकल्प बिल्कुल मुफ्त कर दे तो मेरा एक और भी मानना है, मैं मुफ्त के बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा। सारी चीजें, क्योंकि पेरेंट्स भी तो, हम स्कूल संचालक चाहते हैं ना कि स्कूल पैसे पेरेंट्स फीस दे, तो जब हम्म। वो फीस दे रहा है उसके फीस का सही इस्तेमाल करते हुए कुछ पोर्शन हमें क्वालिटी एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक। मैनेज करना पड़ेगा, और बाकी का 70-80% निशा से सहयोग मिलेगा। ये जो प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सालाना लाखों रुपए का खर्च है जो निशा फ्री प्रोवाइड कर रहा है। हम्म। कैरियर ठीक। काउंसलिंग और डिजिटल करने का लाखों रुपए का खर्च है, तो ठीक है। ये निशा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ऐसे स्कूल जो बच्चों से कम फीस लेते हैं, कुछ ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जो बच्चों से बिल्कुल फीस नहीं लेते, उनके लिए आपका क्या एक्स्ट्रा योगदान रहेगा? देखिए, जो स्कूल बिल्कुल फीस नहीं लेते हैं, मैंने कहा ये प्रोग्राम उनके लिए भी फ्री है। हम्म। सारे के सारे प्रोग्राम, किसी को भी इस प्रोग्राम से वंचित नहीं रखा जाएगा। जो भी निशा को अप्रोच करता है, निशा से जुड़ता है, निशा की कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है। अगर हम्म। किसी की 500 हजार लोग स्कूल किसी के साथ जुड़े हुए हैं, जी। सिर्फ 20,000 साल का निशा से जुड़ने का एक खर्च है, और जी। उसका भी जो खर्च है वो उसकी एनुअल मीटिंग्स पे खर्च होता है, और बाकी सारे प्रोग्राम उनको भी फ्री मिलेंगे। और अगर ऐसे स्कूल जुड़ते हैं अमजद भाई कि जो बिल्कुल फीस नहीं लेते हैं, तो हम्म। हम आपके माध्यम से उनसे, मैं अपने स्तर पे एक वादा करना चाहता हूँ जी। कि हम उनके लिए और भी योजनाएं, जो फीस लेते हैं उनसे भी बेहतर योजनाएं, ताकि उनकी और भी कुछ मदद की जाए, ऐसी भी योजनाओं पे हम काम कर सकते हैं कि जी। उनको आर्थिक भी मदद मिले इस योजना पे भी। जब वो बच्चों के साथ फ्री काम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए ऐसी योजनाओं पर भी काम कर कर उनको वो योजनाएं प्रोवाइड करने का काम करने की प्लानिंग करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके थ्रू वादा करता हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। सबसे अहम प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे जो बजट स्कूल्स होते हैं, उसमें चूँकि सैलरीज़ कम होते हैं, इसीलिए अनट्रेन्ड टीचर्स को हायर किया जाता है। ये प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने कुछ टीचर्स की सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया, जिसपे टीचर को हमने ट्रेनिंग दी, हुँ। और 6,000 टीचर को ट्रेनिंग जिन्होंने ली, उनको 6,000 स्कॉलरशिप दिया सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। हुँ, हुँ। डॉक्टर राधा कृष्णन टीचर ट्रेनिंग, हमने उस पे जी। टीचर्स को मोटिवेट किया, और टीचर्स को उल्टा पैसा मिला। हुँ। ऐसे ही निशा ने अभी अपनी तरफ से 1000 टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई। जो 1000 रुपए की ट्रेनिंग थी, उसको सब्सिडाइज्ड करके 200 में प्रोवाइड करवाया। जी। और बहुत सारे हमारे स्कूल ओनर्स ने वो टीचर्स के भी खर्चे खुद पे किए। तो हुँ। इसी तरह के एनईपी में एक 50 आवर्स की ट्रेनिंग की बात की जा रही है। अच्छा। तो हम अपने बजट स्कूल्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो मैनेज करने जा रहे हैं, जो नेग्लिजिबल नो कॉस्ट के बराबर होगा। हुँ, हुँ। बहुत ही कम कॉस्ट पे, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कि 100 से 200 रुपए में, मतलब कि बहुत ही कम खर्चे पे हम हुँ। वो 50 घंटे की जो ट्रेनिंग भी है, वो भी कोई टीचर्स अगर ऐसे हों जो अगर निशा से ये अप्रोच करे कि वो पे नहीं कर सकते हैं और उनको भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, तो निशा एसओ के बारे में भी अमजद भाई आपके थ्रू मैं फिर वादा करता हूँ कि एसओ के लिए भी निशा काम करने के लिए तैयार है, और उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है निशा। बहुत-बहुत अच्छे सर। अब ये हैदराबाद के स्कूल्स अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो क्या डायरेक्ट निशा से जुड़ेंगे या फिर यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है जो इंटरमीडिएरी के तौर पर काम करता है? देखिए, वो हमारे यहाँ पर हैदराबाद में एक एसोसिएशन है ट्रस्मा, तो वो ट्रस्मा के साथ भी जुड़ सकते हैं। और अगर वो कुछ एसोसिएशंस डायरेक्ट निशा के साथ जुड़ना चाहती हैं, तो वो निशा के साथ अप्रोच करें। ट्रस्मा और निशा जो है दोनों बात कर कर फिर एसोसिएशन को हम, एक हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि जब कोई दूसरा एसोसिएशन जुड़ता है, तो हम ऑलरेडी जो एसोसिएशन हमारे साथ काफ़ी साल से काम कर रही हैं, उनसे हम एक अप्रूवल लेते हैं कि ये आपके प्रदेश की एसोसिएशन हमसे जुड़ना चाहती है। तो मैक्सिमम अप्रूवल मिल जाता है, तो क्योंकि हम सबका ध्येय एक ही है
कि हम एजुकेशन के लिए काम करें, तो वो इस प्रकार से वो ट्रस्मा से भी जुड़ सकते हैं और अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ज्वाइनिंग के लिए बात कर सकते हैं, तो फिर हम आपस में बात करके उस एसोसिएशन को निसा के साथ जोड़ भी सकते हैं। ठीक है नाजरीन, वजाहत कर दूं, ट्रिस्मा जो कुलभूषण साहब बता रहे हैं, तेलंगाना रिकग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन से भी आप जुड़कर निशा तक पहुंच सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी निशा के कांटेक्ट में आ सकते हैं और अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं कि जुड़ना चाह रहे हैं और अपने स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहेंगे। कुलभूषण साहब, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्कूल्स को या फिर पेरेंट्स? देखो, मैं एक मैसेज अमजद भाई देना चाहता हूँ कि स्कूल चलता है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, केंद्र बिंदु में उसके बच्चा होता है। तो हमें सबसे पहले बच्चे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, उसके शिक्षा के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, और बच्चों को और अभिभावकों को अपने स्कूल के शिक्षक का सम्मान जो है वो अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि जब आप शिक्षक का सम्मान, गुरु का सम्मान करेंगे, तो आपके बच्चे के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। अपने बच्चों के स्कूल को शिक्षा का मंदिर मानिए और शिक्षक को एक पुजारी की तरह मानिए, उसका सम्मान कीजिए, ताकि आपका बच्चा पनप सके। उसके बारे में कभी भी गलत धारणाएं ना शिक्षक के बारे में रखें, ना स्कूल के बारे में रखें। अगर जी। उसी से बच्चों का भला, और हर शिक्षक अपने बच्चे को स्कूल के बच्चे को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे और उसके भविष्य को लेकर हमेशा संजीदा रहे, जिस प्रकार वो अपने बच्चों के प्रति संजीदा रहता है। तो जब इस तरह का हम एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो हमारे देश और हमारे बच्चों का भला होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम सब एसोसिएशन को भी संदेश देना चाहूंगा कि हम सब यूनाइट होकर बच्चों की एजुकेशन, उनके वेलफेयर के लिए, टीचर्स के वेलफेयर के लिए और एजुकेशन के वेलफेयर के लिए मिलकर काम। बहुत अच्छे, आपने बहुत बहुत प्यारी मैसेज दी है कि जब कोई बच्चा पढ़ने स्कूल को जाता है तो उसे इग्नोर ना करें, उस पर पूरी तवज्जो दें। और साथ ही साथ आपने बहुत प्यारी बात यह कही है कि बच्चों को अपने शिक्षकों का, यानी अपने टीचर, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए। हालाँकि हिंदुस्तानी कल्चर में भी गुरु देवो भव कहा जाता है, और फिर अंग्रेज़ी में भी टीचर्स आर नेक्स्ट टू पेरेंट्स कहा जाता है। मगर मौजूदा ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें ज़रा टीचर्स की इज़्ज़त कम करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से जो हासिल होना है वो हासिल नहीं कर पाते। एजुकेशन, भले ही टेक्नोलॉजी का एजुकेशन हासिल कर लें, साइंस में मास्टर बन जाएं, मगर अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं। वजह ये सारी खराबियां जो कुलभूषण साहब ने निशानदेही की है। अगर कुलभूषण साहब की बात आप सुन लेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो यकीनन स्कूलिंग एक बेहतरीन दौर में फिर से दाखिल हो जाएगी और एक अच्छे इंसान और एक अच्छे सिटीज़न बनकर स्कूल से बच्चे निकलेंगे। कुलभूषण साहब, आपका बीबीएन चैनल पर हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। धन्यवाद अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का, लोगों से रूबरू होने का। तो नाजरीन, देखिए ये एपिसोड, तलबा को बेहतर जो है मुस्तकबिल किस तरह से बनाया जा सकता है, और इस एपिसोड को पसंद आने पर अपने अहबाब में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स जो अफोर्डेबल एजुकेशन में यकीन रखते हैं, बजट स्कूल्स हैं, मुश्किलात के दौर से गुज़र रहे हैं, वो अगर नीसा से जुड़ जाएं तो यकीनन उनको भी उनका जो मकसद है स्कूल खोलने का, वो मकसद भी पूरा हो जाएगा और बच्चे भी अपना रोशन मुस्तकबिल लेकर आपके स्कूल से निकलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।